उत्तर प्रदेश से शुरुआत करने जा रहे हैं, जहां नाम को लेकर एक बार फिर से संग्राम छिड़ता हुआ नजर आ रहा है। आप जानते हैं, पहले होटल्स, ढाबों पर नाम को लेकर विवाद हुआ। आपको याद होगा, नेम प्लेट के आदेश को लेकर जमकर सियासी हंगामा हुआ और अब एक नया विवाद, बैंड बाजों के नाम पर बखेड़ा खड़ा हो गया है। उत्तर प्रदेश की शिक्षा मंत्री हैं, नाम गुलाब देवी है। बैंड बाजों के नाम को उन्होंने धर्म से जोड़ दिया है। उन्होंने मुसलमानों के हिंदू नाम रखने पर सवाल उठा दिए। जो जिस जाति का, धर्म का, वही नाम अपने बैंड का रखे, ये कहना है उत्तर प्रदेश की मंत्री, शिक्षा मंत्री गुलाब देवी उनका। उत्तर प्रदेश में नाम को लेकर यह संग्राम बढ़ता ही जा रहा है, कम होने का नाम नहीं ले रहा। पहले बात होटल्स और ढाबों तक सीमित थी, खाने की पवित्रता से उसको जोड़ा जा रहा था, लेकिन अब तो बात बैंड बाजे पर भी धर्म के मुताबिक नाम पर पहुंच गई है। उत्तर प्रदेश में नेम प्लेट के बाद बैंड बाजे को लेकर यह विवाद। उत्तर प्रदेश की मंत्री ने बैंड बाजों के नाम पर सवाल उठा दिए। मंत्री गुलाब देवी कह रही हैं, धर्म के आधार पर ही नाम रखें। बैंड बाजों के नाम मंगलम, अशोक, गीता क्यों हैं? क्या उन्हें अपने धर्म के नाम पर भरोसा नहीं है? ये सवाल पूछ रही हैं गुलाब देवी, उत्तर प्रदेश की शिक्षा मंत्री। किसी की आस्था को भी ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए, चाहे वो कोई भी समाज हो, कोई भी जाति हो। हर जाति को अपने जाति के आधार पर नाम रखने चाहिए, जिससे समाज में भ्रम पैदा ना हो। भ्रम के आधार पर अब हमने देखा है कि चंदोसी में तमाम बाजे वाले हैं। किसी का नाम मंगलम है तो किसी का नाम अशोक है, किसी का नाम गीता है, किसी का नाम सरोज है। तो इस तरीके से तमाम नाम रखे जा रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है। जो व्यक्ति जिस काम को करता है उसको वो अपने नाम से करे। अपने नाम पर उसे क्यों कमजोरी महसूस होती है, क्यों आत्मग्लानि महसूस होती है? ये नहीं होनी चाहिए। तो उत्तर प्रदेश की शिक्षा मंत्री का यह बयान, जिसके बाद अब सियासी घमासान जो है वो छिड़ना तय माना जा रहा है, और ऐसे में प्रतिक्रिया आ गई है समाजवादी पार्टी की तरफ से। नेता उनके उदयवीर सिंह, जिनसे खास बातचीत की हमारे सहयोगी वीरेश पांडे ने, सुनाते हैं आपको। अब बैंडबाजों पर भी अपने नाम और अपने प्लेट और अपनी सारी व्यवस्था लगाने की बात की जा रही है। पूछा जा रहा है कि अपने नाम क्यों नहीं लिखते। इस देश का संविधान, कानून ये आज़ादी देता है कि कोई भी कोई संस्थान, प्रतिष्ठान खोले तो सरकारी नियमों से लाइसेंस और सारे काम करने के बाद वो अपनी सुविधा से, अपनी मर्जी से, अपनी पसंद का नाम रख सकता है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का संविधान में विश्वास नहीं है। संविधान बदलने में दिन भर लगे रहते हैं। राम, रहीम, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, सबकी स्वीकार्यता, जिसको जो अच्छा लगे रख सकता है। सब सबके हैं, किसी का कोई पेटेंट थोड़े है कि हमारा इन पे पेटेंट है, इनका नाम आप नहीं रखेंगे। तो ऐसी परिस्थितियों में जिस पार्टी का संविधान में भरोसा नहीं, कानून में भरोसा नहीं, वो तो घुमा फिरा के ऐसी ही बांटने काटने वाली बातें करेंगे, क्योंकि इस सरकार ने कोई काम अपने सरकार में रहते नहीं किया है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात ये है कि ये जितने भी मुद्दे उठाए जा रहे हैं, इसलिए उठाए जा रहे हैं कि कुछ भी उपलब्धि नहीं है अपनी बताने के लिए जनता के बीच। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि अगर इससे विभाजन कम होगा तो ये लोग तो लोगों को अपमानित करने वाले नाम खुद रखने लगेंगे। आज तो कह रहे हैं आप अपनी इच्छा से नाम नहीं रख सकते, कल कहने लगे आप मेरी इच्छा से रखेंगे। तो ये अपनी इच्छा दूसरों पर नहीं थोप सकते। इस देश का कानून, संविधान सबको आज़ादी देता है कि आप नियमों के लाइसेंसिंग और बाकी जो नियम है उनको पूरा करने के बाद जैसा चाहें अपना प्रतिष्ठान चलाएं, बनाएं। योगी जी के बाद अब उनके मंत्री भी कह रहे हैं कि आत्मग्लानि क्यों हो रही है, नाम लिखने में इतना शर्म और लज्जा क्यों आ रही है? मैं कह रहा हूं कि अगर किसी गैर धर्म के व्यक्ति को हिंदू धर्म का नाम अच्छा लग रहा है, राम का नाम स्वीकार हो रहा है, कृष्ण का नाम स्वीकार हो रहा है, तो इनको इतनी निराशा, हताशा और इनसिक्योरिटी क्यों है? आइए आपको सीधे लेकर चलते हैं। हमारे साथ इस समय दो राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद हैं। एसएन सिंह प्रवक्ता हैं बीजेपी के, वो हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। आशुतोष वर्मा जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। पहले एसएन सिंह साहब का रुख करते हैं। एसएन सिंह जी प्लीज बताइए मुझे कि आखिरकार संविधान में तो
किसी को कोई नाम रखने पर रोक टोक वो है नहीं, फिर आखिरकार उत्तर प्रदेश सरकार और उसके जिम्मेदार व्यक्ति इस तरीके के बयान क्यों दे रहे हैं? गुलाब देवी का ये बयान कैसे देख रहे हैं आप? रोमाना जी देखिए, संविधान में कहीं नहीं ये मना है कि आप विचारों की अभिव्यक्ति नहीं कर सकते। संविधान में साफ तौर पे लिखा है। और वो बात किस पे कर रही थी? 2019 का एक कानून है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल पे वो बात कर रही थी कि उसमें ये है कि कोई भी दुकानदार को अपना नाम लिखना होगा। ऐसा 2019 में बिल आया है और बिल तो संसद में आया, वो संविधान के जरिए आया। संसद को तो संविधान ने वो पावर दिया है। तो उस पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा, विचार अपना व्यक्त किया कि व्यक्ति को नाम छुपाना क्यों भाई? नाम बताने में क्या दिक्कत है? नाम तो हमारा मान है, सम्मान है, अभिमान है। जब हम पैदा होते हैं तो भी नाम, स्कूल में नाम, कॉलेज में नाम, यूनिवर्सिटी में नाम, और हॉस्पिटल में जाते हैं, कहीं रेलवे स्टेशन पे, एयरपोर्ट पे, दुनिया में कहीं खेलने जाते हैं। नाम को क्यों छुपाना? कुछ लोग नाम छुपाते क्यों है? सीता, गीता, रीता और सरस्वती क्यों नाम रखते हैं? आप अपना भी नाम रख सकते हैं। इस तरह के विचार उन्होंने, ऐसा नहीं कहा कि ये हो ही जाना चाहिए, नहीं, लेकिन अगर आप उन्होंने कहा कि जाति बतानी चाहिए, उन्होंने जाति का जिक्र किया। तो यहाँ जाति क्यों बतानी जरूरी है सर? यहाँ धर्म क्यों बताना जरूरी है सर? ये समझाइए आप दर्शकों को। बैंड बाजे वाले को जाति बताना जरूरी क्यों? वो कह रही है जाति क्यों छुपा रहे हैं, ये कह रही है वो। रोमाना जी देखिए, रोमाना जी, चर्चा क्यों शुरू हुई? ये चर्चा इसलिए शुरू हुई कि अगर कोई कानून इस तरह से कहता है कि आप लिख दीजिए कि आप फला नाम के हैं, आपने ये माल बेचना है, उसकी क्वांटिटी, उसका रेट, ये सब लिखने की बात जब शुरू हुई तो समाजवादी पार्टी के लोगों को दर्द होने लगा। नहीं सर, बिजनेस में तो कोई अपना नाम बिजनेस के लिए कुछ भी चुन सकता है ना। उसमें जरूरी तो नहीं है कि अगर मैं बैंड बाजे का काम शुरू करूं तो मैं उसको रोमाना बैंड ही रखूं, या अगर सिंह साहब शुरू करें तो वो सिंह बैंड ही रखें। हो सकता है वो उसका नाम अमर बैंड रखना पसंद करें, मैं नाम रागनी बैंड रखना पसंद करूं। यहाँ बिजनेस के नाम की बात हो रही है ना सिंह साहब। नहीं माना जी, आप आधा बता रही हैं, आधा नहीं बता रही हो। मैं पूरी बात कह रहा हूँ। हाँ। चर्चा किस बात को लेकर शुरू हुई, मैं ये बता रहा था कि एक कानून जो 86 में बनता है, जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री रहते हैं, वही कानून 2019 में बनता है जो कहता है कि आपको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए कि उसमें मूत्र है कि साफ सुथरी चीजें हैं। अगर तो बैंड बाजे पर बात आ गई है ना सर, खाना पीना भूल जाइए आप। यहाँ तो बात बैंड बाजे पर आ गई है और आप बार बार मुझे 80 के दशक में बने हुए कानून का हवाला दे रहे हैं। मेरा सवाल तो यही है ना सर कि बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है क्या? और अगर बात का बतंगड़ नहीं बनाया जा रहा है तो आप मुझे उसका आधार बता दीजिए। मतलब ये बात इतनी खींची क्यों जा रही है? होटल ढाबों से निकलकर अब बात बैंड बाजों पर क्यों आ गई है सिंह साहब? ये सवाल है मेरा। थोड़ा सा समझेंगे रोमाना जी तो समझ में आ जाएगा और सबको समझ में आ जाएगा। कहीं बतंगड़ की बात नहीं हो रही। हर व्यक्ति को अपने विचार रखने की आजादी ऐसी है। वो एक मंत्री है, मंत्री जी भी किस बात पर शुरू किए? उन्होंने कहा कि इस तरह से कानून आया है कि आप अपना नेम प्लेट लिखिए। उन्होंने कहा मैं देखी विचार है आशुतोष जी, ये विचार रखे हैं मंत्री जी ने और वो कह रहे हैं कि संविधान सबको स्वतंत्रता देता है अपने विचार रखने के लिए, तो फिर इसको बांटने की राजनीति बीजेपी कर रही है, इससे क्यों जोड़ रहा है विपक्ष? आशुतोष जी। धन्यवाद रोमाना जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये सब चीज अनायास नहीं करती। ये नाम कब नाम लिखना, दुकानदारों के आगे नाम लिखना, पीछे नाम लिखना, ये आगे आने वाले उपचुनाव की पटकथा है। अभी कल ही एक रिपोर्ट आई है जो उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी का भयावह चेहरा दिखा रही है। उसने कहा पूरे देश में उत्तर प्रदेश के युवा, खासकर शिक्षित युवा जो पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट और पीएचडी धारक हैं, उनके अनएम्प्लॉयमेंट का रेट सबसे ज्यादा है और कहा हर तीसरा शिक्षित युवा उत्तर प्रदेश में बेरोजगार है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को उस पर बात नहीं करनी है, महिला सुरक्षा पे बात नहीं करनी है, महंगाई पे बात नहीं करनी है, डीजल गैस पे बात नहीं करनी है। इनको बात करनी है राम पे, रहीम पे, अल्लाह पे किसी तरीके से। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी एक माहौल बना रही है जो अब 10 उपचुनाव जो भारतीय जनता पार्टी की साख का सवाल बन गया है। हाँ। उत्तर प्रदेश में उसको लड़ने का माहौल बन रही है। अच्छा, इनके नेताओं के पास कोई काम नहीं है गिनाने के लिए। ठीक है, ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मुझे 2 सवाल दे दे, ये बात हो गई। एक सेकंड सर, मुझे बताइए कि इस देश में सबसे बड़ी सिंह साहब जवाब दीजिए। हमारे मित्र को चुनौती देता हूं, विकास पे वो चर्चा कर ले, बिजली, पानी, सड़क, सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य के मानकों पे वो चर्चा कर ले और बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और इनकी सरकार की तुलना करके बता दें किसकी सरकार में ज्यादा एक्सप्रेसवे बना, किसकी सरकार में रैपिड रेल बन रहा है, किसकी सरकार में डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है, किसकी सरकार में अमूल की फैक्ट्री लगी और किसकी सरकार में खाद का कारखाना चालू हो गया। 700 दंगे कराने वाले लोग आज हमसे सवाल पूछ रहे, एक भी दंगे नहीं। आज पारदर्शिता के साथ कार्य हो रहा है। और रोमाना जी मैं कहता हूं
सबसे बड़ा मूल्यांकन कौन करता है? जनता करती है। 2017 से 22 की सरकार चलाकर जब हम जनता के बीच में जाते हैं, जनता कहती है तो विकास की सरकार है, ये तो राष्ट्रवादी सरकार। मूल्यांकन की बात करेंगे तो फिर बीच में 2024 लोकसभा चुनाव भी तो आ जाएगा ना, फिर उसको लेकर क्या जस्टिफिकेशन देंगे आप? खुद ही गिर जाएंगे उसमें, क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव में तो सबसे बड़ी पार्टी उत्तर प्रदेश में बीजेपी तो नहीं रही, वो तो ये आशुतोष जी जो बैठे हुए हैं इनकी पार्टी समाजवादी पार्टी बन गई। लेकिन आशुतोष जी वो कह रहे हैं कि विकास के हर पैमाने पर चर्चा कर लीजिए, बीजेपी आगे ही नजर आएगी। रोमाना जी, अभी बिजली और पानी की बात हमारे भाई कह रहे थे, कल की ही बात है, अगर उन्होंने टीवी देखी होगी तो हमारी माननीय महामहिम ने एक विश्वविद्यालय का कन्वोकेशन में गए जहां पे बिजली ही नहीं थी, और उन्होंने कहा कि हम बिना बिजली के कन्वोकेशन करेंगे। सच है कि नहीं भाई, बताइए एहसन सिंह साहब, इससे ज्यादा बेइज्जती उत्तर प्रदेश की क्या होगी कि महामहिम को पूरे कन्वोकेशन को बिना बिजली में बैठ के कन्वोकेशन करा। तो बिजली की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में 5 कालिदास के मार्ग के सामने जहां मुख्यमंत्री वाले अंदाज में एक दूसरे को जवाब दे रहे हैं, लेकिन मेरे पास समय इतना ही है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश में नाम के विवाद को लेकर बिहार तक सियासत गर्मा गई। आरजेडी लालू प्रसाद यादव की तरफ से प्रतिक्रिया आई है। यूपी सरकार सिर्फ नाम के पीछे पड़ गई है, यूपी सरकार को काम से मतलब नहीं है, ये कहना है आरजेडी का। यूपी में इसलिए जनता ने बीजेपी को सबक सिखाया। लोकसभा चुनाव में अयोध्या सीट भी बीजेपी हार गई। उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार सिर्फ नाम के पीछे पड़ी हुई है, काम कुछ करना है नहीं। अब बैंड बाजा बैंड पार्टी के नामों को लेकर के वहां विवाद खड़ा किया गया है। पहले होटलों में ढाबों में नामों को लेकर के हुआ, फिर रेल स्टेशन में नामों को लेकर के हुआ। अरे काम क्या कर रहे हैं जनता के लिए ये बता नहीं रहे, इसलिए 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता ने सबक सिखा दिया और अयोध्या भी हार गए, और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का भी जीत का मार्जिन कम हो गया। यही हरकत रहा तो यूपी से बीजेपी का सफाया होगा। इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में ग्रामीण की मौत को लेकर गांव भर में आक्रोश है। गुस्साए लोगों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया है। नाराज लोगों ने पुलिस वालों को घेर कर बाकायदा उनकी पिटाई कर दी। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद, यहां पर एक ग्रामीण की मौत के बाद ये लोगों का गुस्सा जो देखते ही देखते भड़क गया और इस हद तक पहुंचा कि लोगों ने पुलिस वालों को घेर लिया, पुलिस वालों की पिटाई शुरू कर दी। भीड़ की पिटाई से एक सिपाही बेहोश हो गया। दरअसल ट्रैक्टर के नीचे दबकर लोकेश की मौत हुई थी। ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस वाले ने अवैध वसूली के लिए खाली ट्रैक्टर ट्रॉली का जीप से पीछा किया, जिसकी वजह से ये हादसा हो गया। तो पुलिस पर वसूली के आरोप कि पुलिस की वसूली की वजह से ही यह हादसा हुआ है। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी उबैदुर रहमान इस समय मौजूद हैं। उबैदुर रहमान, फिलहाल बताइए कि क्या मामले को कुछ ठंडा करा लिया गया है, क्योंकि यहाँ तस्वीरों में तो ग्रामीण बहुत गुस्से में, बहुत भड़के हुए नजर आ रहे हैं। देखिए रुमाना, अभी कोई मामला ठंडा नहीं हुआ है, बहुत हंगामा चल रहा है यहाँ पर, क्योंकि पुलिस फोर्स कम है और ग्रामीणों की तादाद बहुत ज्यादा है। ये ठाकुर द्वारा कोतवाली इलाके का गांव है तरफ, और ग्रामीणों की जो मांग है वो ये है कि जो आरोपी पुलिस वाले हैं जिन पर ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं उन पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, और वो शव को नहीं उठाने दे रहे हैं जिस ग्रामीण की मौत हुई है लोकेश उर्फ सोनू। बताया जा रहा है कि ये सुबह सवेरे अपने ट्रैक्टर ट्रॉली को लेके जा रहा था और संभवतः ये मिट्टी लेने के लिए जा रहा था, तभी जो ग्रामीण है उनका कहना है कि पुलिस की जीप आई और उन्होंने पीछा किया ट्रैक्टर का, और उसकी वजह से ट्रैक्टर के नीचे दबने की वजह से जो ग्रामीण है लोकेश, उसकी मौत हुई है। उसके बाद से अभी हंगामा जारी है और जाम लगा दिया है ठाकुर द्वारा और जसपुर मार्ग को। ग्रामीणों ने ट्रैक्टर ट्रॉलियों से और गाड़ियों से बंद करके जाम लगा दिया है, और जो पुलिस फोर्स वहां पर मौजूद था, पुलिस की जीप की हवा भी निकाल के है और पुलिस टीम को घेर करके आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो सिपाही है जिन पर आरोप है कि ये अवैध वसूली के लिए खनन वालों को परेशान करते थे, उनकी पिटाई जो है भीड़ कर रही है। बहुत शुक्रिया उबैदुर रहमान, नजर बनाकर रखेगा, कोई और अपडेट होगा तो फौरन दर्शकों तक पहुंचाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रही हूँ। हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल जंग जारी रखेगा। इजराइल की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि यह जंग अब थमने वाली नहीं। इजराइल ने सीज फायर से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। इजराइल ने अमेरिका समर्थित प्रस्ताव खारिज किया, वो प्रस्ताव जिसमें बात सीज फायर की गई थी, जिसमें वकालत इन हालात को
कंट्रोल करके, काबू करके शांति के साथ कोई समाधान तलाशने की गई थी, लेकिन इजराइल की तरफ से ये सीजफायर वाला प्रस्ताव खारिज कर दिया गया है। मतलब इजराइल साफ कर चुका है अपनी मंशा कि अब वो पीछे नहीं हटेगा। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का बयान भी सामने आ गया है। हम शब्दों में नहीं, एक्शन से बात करेंगे, ये कह रहे हैं नेतन्याहू। हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल पांडे इस समय मौजूद है न्यूज रूम से, उन्हीं का रुख करते हैं। विशाल, दुनिया इंतजार कर रही थी कि बहुत मुमकिन है किसी तरीके की कोई सीज फायर की संभावना, लेकिन जिस तरीके से अमेरिका समर्थित यह प्रस्ताव इजराइल की तरफ से खारिज कर दिया गया है, मतलब मंसूबे अपने साफ इजराइल की तरफ से, वो रुकेगा नहीं। बिल्कुल साफ है। देखिए, इजराइल ये साफ कर चुका है कि वो लेबनान में जो हिजबुल्लाह के ठिकाने हैं वहां पर लगातार हमले जारी रखेगा, और बीती रात भी हिजबुल्लाह के एक टॉप कमांडर को बेरूत में एक एयर स्ट्राइक के जरिए इजराइल ने मार गिराया है। और ऐसी बीच में पिछले सप्ताह ही अमेरिका ने एक सीज फायर का प्रस्ताव दिया था। इस बात की जानकारी सामने आ रही है, जिसे इजराइल ने पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया है। अपनी कुछ शर्तें इजराइल ने सामने रखी हैं कि जो नॉर्दर्न बॉर्डर का एरिया है इजराइल का, वहां पर उनके लोगों की जब तक सुरक्षित वापसी नहीं हो जाती है, यानी जब तक हिजबुल्लाह अपने हमले नहीं रोकता है, क्योंकि बीते साल 7 अक्टूबर को जब इजराइल और हमास में युद्ध शुरू हुआ था, उसके बाद से ही लगातार हिजबुल्लाह उत्तरी इजराइल में हमले कर रहा था। और उसके बाद बीते कुछ दिनों में इजराइल ने अब हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले तेज कर दिए हैं, यानी इजराइल अब ये हमले और जारी रखेगा जब तक हिजबुल्लाह के जो टॉप कमांडर हैं उनको वो ढेर नहीं करता। आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। देखिए, लेबनान पर इजराइल की बड़ी एयर स्ट्राइक वो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। कल भी तस्वीरें मैंने आपको दिखाई थी किस तरीके से इजराइल जो है वो खासतौर से लेबनान पर अब एयर स्ट्राइक कर रहा है, हवाई हमले कर रहा है। हिजबुल्लाह के 220 से ज्यादा ठिकानों पर जोरदार बमबारी इजराइल की तरफ से की गई है। हिजबुल्लाह के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। चुन चुन कर इजराइल जो है वो हिजबुल्लाह के सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है। ये तस्वीरें आपके सामने है। देखिए किस तरीके की तबाही इजराइल की तरफ से जो बमबारी की जा रही है लेबनान में, खासतौर से साउथ लेबनान में, उसी को ये दर्शा रही हैं तस्वीरें। एक बार फिर से आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल पांडे लगातार बने हुए हैं और जरा जानते हैं विशाल से, ये हवाई स्ट्राइक का सिलसिला तो हम देख रहे हैं इजराइल की तरफ से पहले ही शुरू कर दिया गया, लेकिन महत्वपूर्ण ये हो जाता है जो इजराइल की तरफ से कहा जा रहा था कि अब हवाई हमलों के बाद अगला कदम ग्राउंड ऑपरेशंस का, उसको लेकर क्या जानकारी मिल रही है? इजराइल की तरफ से क्या है तैयारी विशाल? रोमाना, देखिए अभी एयर स्ट्राइक इजराइल लगातार कर रहा है और आगे भी ये जारी रखेगा, ऐसा सूत्रों से हमें जानकारी मिल रही है, खासतौर पर दक्षिणी लेबनान के हिस्से में और बेरूत में भी जो कई हिजबुल्लाह के ठिकाने हैं वहां पर एयर स्ट्राइक लगातार इजराइल की तरफ से किया जा रहा है। और इस बात की भी जानकारी सामने आ रही है कि इजराइल ने उत्तरी हिस्से में पूरी तरह से अपने ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी भी कर ली है। हमें यह भी जानकारी मिल रही है कि जो तमाम टैंक्स हैं इजरायली सेना के, उन्हें भी उत्तरी बॉर्डर की तरफ आगे बढ़ा दिया गया है, यानी हिजबुल्लाह के जो ठिकाने हैं उन पर ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी इजराइल जल्द लॉन्च कर सकता है। लेकिन उससे पहले अभी यही जानकारी सामने आ रही है कि लगभग 200 से ज्यादा हिजबुल्लाह के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक इजराइल की तरफ से किया जा रहा है और यह एयर स्ट्राइक आज भी जारी रह सकता है, क्योंकि हमें इजराइल से इस बात की भी जानकारी आ रही है कि हिजबुल्लाह भी रुक रुक कर उत्तरी इजराइल में लगातार मिसाइल से हमले करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन आयरन डोम इजराइल का उन्हें नाकाम कर दे रहा है। रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। इजराइल के अटैक में हिजबुल्लाह का कमांडर ढेर हुआ है, यह भी एक बड़ी खबर जो इस समय हम आपको बता रहे हैं। हिजबुल्लाह का एयर कमांडर बताया जा रहा है, नाम मोहम्मद हुसैन सुरूर, जो ढेर हो गया है। लेबनान के बेरूत में इजराइल ने जो एयर स्ट्राइक की उसी की चपेट में आकर ये एयर कमांडर हिजबुल्लाह का मोहम्मद हुसैन सुरूर जो ढेर हो गया है। विशाल, जिस तरीके से लगातार इजराइल की तरफ से लेबनान और खासतौर से साउथ लेबनान और हिजबुल्लाह को निशाना बनाया जा रहा है और ये एयर कमांडर तो बेरूत में मौजूद था जहां पर ये ढेर हुआ है, कुल मिलाकर नुकसान जबरदस्त। इस वक्त हिजबुल्लाह कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए इजराइल पूरी तरह से ये मन बना चुका है कि हिजबुल्लाह के जो टॉप कमांडर हैं उनको इस बार छोड़ना नहीं, और यही वजह है कि आप देखिए कल रात जो एयर स्ट्राइक की वो बेरूत में की और बेरूत में ये मोहम्मद हुसैन सुरूर को मार गिराया। और अगर इसका बैकग्राउंड आपको बताना चाहें तो ये सरफेस टू एयर मिसाइल यूनिट जो हिजबुल्लाह की है उसका टॉप कमांडर था जिसे इजराइल ने मारा है। और कई जो हमले इजराइल में बीते सालों में हुए थे उसमें इस मोहम्मद सुरूर का हाथ माना जाता था, तो इजराइल अपने पीछे जो हमले हुए थे उनका भी बदला यहां पर लेता हुआ नजर आ रहा है और कल रात जो एयर स्ट्राइक की है उसमें इस कमांडर को मार गिराया है।
बिल्कुल। और देखिए लगातार हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल पर हमले भी तो हो रहे हैं ना। रहिए मेरे साथ में, लौटूंगी आपके पास विशाल। और उन हमलों को जिस तरीके से वो आयरन डोम सिस्टम है इजराइल का, वो लगातार हवा में ही नेस्तनाबूद कर रहा है, उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। अब लेबनान पर ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी में इजराइल, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। इजराइल ने लेबनान बॉर्डर पर अपनी सेना बढ़ा दी है। लेबनान के बॉर्डर पर बख्तरबंद गाड़ियां तैनात कर दी गई हैं। इजराइल ने बख्तरबंद गाड़ियां तैनात की हैं लेबनान बॉर्डर पर। मतलब विशाल, किसी भी पल ये एक्शन देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि अगर ये एक्शन होगा तो फिर जाहिर सी बात है इसकी चपेट में तो दुनिया का एक बड़ा हिस्सा आ सकता है ना, क्योंकि वहां पर ईरान भी तैयार है। वो लगातार हिजबुल्लाह के समर्थन में बयान दे रहा है। विशाल, देखिए बिल्कुल पश्चिम एशिया में तनाव और ज्यादा बढ़ता हुआ अब नजर आ रहा है। और अगर इजराइल ग्राउंड ऑपरेशन लॉन्च करता है लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ, तो कहीं ना कहीं ईरान लगातार इस बात की चेतावनी भी दे रहा है। इजराइल को ईरान के राष्ट्रपति ने भी ये कहा था कि इजराइल इस पूरे इलाके में युद्ध के दायरे को बढ़ाना चाह रहा है। तो कहीं ना कहीं ईरान भी इस पूरे जंग में कूद सकता है, क्योंकि देखा जाए तो जिस तरह से हमास से लगातार 7 अक्टूबर से लड़ाई इजराइल की चल रही है, उसके बाद से दूसरा बड़ा मोर्चा है लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ, जहां पर बड़े ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी फिलहाल इजराइल की तरफ से की जा रही है। जो उत्तरी इलाका है इजराइल का, वहां पर बड़ी संख्या में जो फोर्सेस है इजराइल की, उनकी तैनाती कर दी गई है। बख्तरबंद गाड़ियां वहां पर तैनात कर दी गई हैं। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। मैं आगे बढ़ूंगी, दर्शकों को जरा बताती हूँ। लेबनान पर इजराइल ने हवाई हमले भी अपने तेज कर दिए। इजराइल के हवाई हमलों से लेबनान में भारी नुकसान लगातार हो रहा है। लेबनान में अस्पतालों में मरीजों की संख्या अब वो लगातार बढ़ रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है हवाई हमले हो रहे हैं, उसकी चपेट में आकर लोग जो हैं वो घायल हो रहे हैं। मरीजों की संख्या अस्पतालों में बढ़ रही है। मेडिकल सुविधाओं की कमी से इस समय लेबनान जूझता हुआ नजर आ रहा है। इतना ही नहीं, लेबनान से पलायन का जो सिलसिला है वो भी बड़ी संख्या में शुरू हो गया। ये तस्वीरें अस्पताल के भीतर की, अमूमन हम तस्वीरें आपको नहीं दिखाते हैं, लेकिन ये युद्ध जैसे हालात हैं और ऐसे में इन तस्वीरों को दिखाने का मकसद हमारा सिर्फ यही है कि आप समझ सकें कि हालात कितने भयावह और भीषण हो चुके हैं। इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू आज संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। जंग के बीच यूएनजीए, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में नेतन्याहू का संबोधन होगा और देखना होगा कि अपने संबोधन में वो आखिरकार दुनिया को क्या कहते हैं, क्योंकि दुनिया के एक बड़े हिस्से की तरफ से नेतन्याहू पर दबाव है कि वो इस युद्ध की जो भयावहता है, जो भीषणता है, उसको कुछ कम करे। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के तौर पर दुनिया के कई देश इस समय मिडिल ईस्ट के हालात को देख रहे हैं और इस सब के बीच नेतन्याहू दुनिया के सामने जब आएंगे, यूएनजीए को संबोधित करेंगे तो क्या कहेंगे, इस पर भी हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। वक्फ संशोधन बिल की जेपीसी मीटिंग में फिर से हंगामा हुआ है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कल मुंबई में जेपीसी की मीटिंग जो जोरदार तरीके से हंगामेदार रही है। सरकार और विपक्ष के सांसदों में जमकर बहसबाजी हुई है, सूत्रीय जानकारी दे रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी और कल्याण बनर्जी, इनकी तरफ से सवाल पूछे गए। निशिकांत दुबे ने विपक्ष के रवैये का विरोध कर दिया। जेपीसी मीटिंग में हाथापाई तक की नौबत आ गई थी, सूत्रीय जानकारी दे रहे हैं। जेपीसी के जो चेयरमैन हैं जगदंबिका पाल, उन्होंने किसी तरीके से इस मामले में बीच बचाव करवाया, वरना तो नौबत सांसदों में हाथापाई तक आ गई थी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।